चुनाव नतीजों पर देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आया है। मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं की जीत है ये। फडणवीस ने कहा कि फेक नैरेटिव जो चलाए जा रहे थे वो फेल हुए। फेक नैरेटिव के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग हुई। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, कहा देवेंद्र फडणवीस। ये विजय है ऐसा मैं मानता हूं और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। अभिमन्यु वाली लाइन अभिमन्यु की तरफ चक्रव्यूह आपने भेज दिया सर। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद देऊ। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष आपने देखा क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने। और अब हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ आपका जल्दी से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ रंजीत जी तो बने हुए हैं ही, मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। ममता काली जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, प्रेम जी भी हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़कर चर्चा कर रहे हैं, और इसके अलावा भुवन जोशी हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगे। एक बार मैं जरा ये आपसे समझना चाहता हूं जगदीश जी कि जब आप ये सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र का ये मैंडेट मोदी जी के लिए आया हुआ मैंडेट है और महाराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया है कि फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, और तब आप जब ये कह रहे हैं कि ये तो ईवीएम और न जाने क्या क्या आप बता रहे हैं, इन बातों को कैसे ले रहे हैं आप? देखिए भाई रंजीत जी, पहले तो आप चर्चा में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे ममता जी 3-4 सवालों का जवाब देना है। कांग्रेस का काम कांग्रेस को करने दे। आपने कहा भी फर्नांडिस को मैं सुन रहा था, मोदी जी के गुणगान गए थे, एक तो सेफ रहेंगे। भाई उनको तो मुख्यमंत्री बनना, कुछ बोल लेंगे तो हट नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं वो झारखंड में तो एक रहेंगे, सेफ नहीं रहे।
उत्तर प्रदेश 3 सीटों पर एक रहेंगे तो सेफ नहीं रहे, और वायनाड में तो सुपड़ा ही साफ होगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये खेल चल रहा है। अब बार बार कहता हूं मत समझो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, आपको नहीं, आपको तो पता क्या चल रहा है, आपका चैनल, आपकी मजबूरी है, आपको क्या सुनना क्या सुनाना है, पर चर्चा का विषय देवेंद्र फडणवीस मजबूर है, सवाल तो उठाएंगे, चर्चा हम तो चैनल करेंगे। वाले मजबूर हैं, 10 साल से सवाल बस एक जगदीश जी मजबूर नहीं है। और इसका निर्णय करेंगे। भाई मजबूर है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या। आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू। शिवसेना रियल एनसीपी वो भी एंड हो गया, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपला यश मिळताना दिसतंय, याचं प्रमुख अॅनालिसिस आहे। मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना जीत के मायने समझे जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है, खासतौर से सीएम को लेकर, खासतौर से अजीत पवार उनका क्या भविष्य होने वाला है उसको लेकर ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी शिवसेना है। अब क्या ये तय हो गया, अब ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है, और क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि असली एनसीपी कौन सी है। सबके बीच मनजिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनजिंदर जी, ये जीत मुझे मौका दो। आ रहा हूं जगदीश जी, आ रहा हूं। मनजिंदर जी से एक सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। ये जीत जब है इधर, तो उधर झारखंड की भी बातें हो रही, और झारखंड के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है कि क्या जो नैरेटिव्स यहां चले वो वहां नहीं चले क्या? नहीं, देखिए पहली बात है नैरेटिव नहीं है कोई भी, एक सच्चाई है। एक है तो सेफ है, ये देश एक होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? मैं और आप एक होने चाहिए, इसमें क्या गलत है? और क्या 370 जैसी धारा देश में नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? और क्या ये सच नहीं है कि जब जब हम एक रहे तब तक हम सेफ रहे हैं? इसलिए नैरेटिव की बात जो है ये लोग वो बनाते हैं जो एक को सेफ केवल एक धर्म के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी टोपी पहन सके और उनको टोपी पहना सकें, विशेष धर्म के लिए कहते थे, और उनके धर्म गुरु भी कहते थे कि अगर कोई बीजेपी को वोट डालेगा तो हम उसको धर्म से निकाल देंगे। ये इनके लिए एक और सेफ वो था। तो ये दोनों पार्टियों में बहुत अंतर है। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री एक एंड सेफ भारत को मानते हैं कि अगर भारत के लोग एक हैं, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कित्ते के नाम पर नहीं बांटे जाएंगे तो हम सेफ हैं। तो आप जगदीश जी को भी ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि मैं और आप एक रहेंगे, प्रधानमंत्री जी, जगदीश जी भी आपके साथ उसमें जुड़े हुए हैं, वो भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो सेफ रहेंगे नहीं, वो भी है। नहीं, हमारे साथ सब रहेंगे, जो हमारे साथ रहेंगे बिल्कुल सेफ। देश तो एक रहना चाहिए, इसमें गलत नहीं जगदीश जी सेफ है। महसूस जो लोग कर रहे हैं कहते हैं कि जाति के नाम पर बांटो, जो लोग कहते हैं धर्म के नाम पर बांटो, धर्म के नाम पर क्यों बांटते हैं? मुझे बताइए, क्यों कहते हैं कि देखिए जी मुसलमान के साथ अलग करना चाहिए, इसका धर्म अलग बनना चाहिए? अब देखिए जब कांग्रेस के अंदर बात में कुछ जोड़ रहे हैं जगदीश जी, जरा लीजिए विपक्ष की आवाज भी सुनिए जरा। नहीं, एक लाइन मैं एक लाइन बोल दूं फिर उसके बाद बोले वो। जब वहां पर महाराष्ट्र में मौलाना जी ने कहा कि जो वोट मुसलमान वोट बीजेपी के अलायंस को डालेगा हम उसको धर्म से बाहर निकालेंगे, उसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे, तो क्या कांग्रेस ने या इन लोगों ने किसी ने कोई जवाब दिया उस बात का भी? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम ये कैसे धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हो? हम ऐसे लोगों की पार्टी और ऐसे लोगों के फतवे नहीं सुनने के लिए पार्टी बनाई। तो तब तो ये बड़े खुशी खुशी कह रहे थे, और हमने अगर कहा एक सेफ है तो इनको तकलीफ होती है। हाँ, अब बताइए जगदीश जी।
सिरसा जी की बात का जवाब दूंगा। हाँ देखिए सिरसा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ रहेंगे, पर सारी रात की नींदें उड़ा दी जब उन्होंने चुनाव के बीच में जाके कहा। हम सोचते रहे कि रा ने, सीबीआई ने कोई वो तो नहीं दे दिया, देश पे भारत पे कोई आपत्ति आने वाली है, पाकिस्तान युद्ध करने वाला है, चाइना अटैक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक है तो सेफ रहेंगे, तो सोचना पड़ेगा। और वो चुनाव के बीच में कह रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। अब एक है सेफ रहेंगे तो ना तो वायनाड में चला, ना झारखंड में चला, उत्तर प्रदेश में भी 3 सीटों पर नहीं चला। कहना कि प्रधानमंत्री जी को ये शब्द नहीं कहना चाहिए। तो एक तो मैं, एक हम है, आप भी एक है, मैं भी, ये डिबेट में लड़ते हैं, हम दोनों भाई कहीं भी मिलते हैं, गले से मिलते हैं, ये तो हमारी संस्कृति है, मिलना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरह से एक है सेफ कहे तो डबल स्टैंडर्ड कर दिया। उन्होंने बड़ा क्लियर सवाल आपसे पूछा था जगदीश जी, उसका जवाब आपको देना चाहिए कि जब इस तरह के फतवे जारी हो रहे थे, ये कहा जा रहा था कि जो मोदी जी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, उसको हुक्का पानी उसका बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो, उसका नाम बदल दो। हाँ, तो आप लोगों ने इसको सामने निकल कर कहा क्यों नहीं कि इस तरीके से हमारे लिए वोट की अपील मत कीजिए? एक है तो सेफ है। देखिए मैं समझता हूँ, हाँ यही सवाल तो बड़ा ये है ना, प्रधानमंत्री तो एक है सेफ है करेंगे, बताइए इस बात का जवाब तो दीजिए के माध्यम से। बताइए किसने फतवा जारी करा? क्या बात है, देखिए इनको फतवा जारी करा, तो बताइए, कमाल होगी, पूरे चुनाव में कमाल होगी जी। ये आप ही बता दिए, फतवा दिखा दीजिए, कमाल होगी इनको। ये महाराष्ट्र में इतने बड़े फतवे जारी हुए, सुना दीजिए ना इनको। इस तरह की मासूमियत आप क्यों दिखा रहे हैं जगदीश जी? भाई हम तो चुनाव लड़ रहे थे, हम महाराष्ट्र में जनता के बीच में थे, जनता की बात करते। आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, हम तो चुनाव पर पे थे। ये फतवे तो आप लोग देख रहे थे, आप कर रहे थे बटेंगे कटेंगे, आप कर रहे थे, हम तो इसको समर्थन ही नहीं करते हैं। ये अरे भाई ममता का जवाब देना जरूरी है भाई। ये ममता बहन पहले मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे 2 मिनट दे दो। ममता बहन की तसल्ली करनी जरूरी है। आपके पक्ष में फतवे जब निकल रहे थे, आपके पक्ष में जब मौलाना अपील कर रहे थे, तब ये तो ममता बहन हमारी बैठक की इस तरह की सांप्रदायिक सियासत है, ये मैं कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ता और हम इसका समर्थन मौलाना नहीं करते। भारत के नागरिक हैं भाई, वो मौलाना भारत के नागरिक है, वोटर थे, अपने लोगों से अपील कर रहे थे, फतवे जारी नहीं कर रहे थे, अपने लोगों से अपील करते, करना भी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अब ये अपील होगी, 2 मिनट लो, मैं पढ़ना चाहता हूं, 2 बात मेरे दिमाग में मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर मैं जो कह रहा हूं ना, नहीं, आप जिसको अपील कह रहे हैं वो जरा अपील की भाषा तो सुन लीजिए। एक बार मैं ममता जी की बात का जवाब दे दूं, बहुत परेशान है, बीच बीच में बोलती है। नहीं, ये जो भाषा तो थी वो तो थी। उस चिट्ठी को पढ़िए ना भाई, उसका मजमून देखिए, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें किस तरह की मांग की गई है। वो एक तरीके से इस देश में शरिया कानून लागू करने की मांग हो रही है। वो वक्त भाई ये भाषा क्यों बोलनी पड़ी उनको? वो भाई रंजीत जी, धारा ये भाषा क्यों बोलनी पड़ी? बीजेपी ने पूरे देश में कह दिया बटेंगे तो कटेंगे, वो भी पूछ रहे फिर मैदान में। सबके खिलाफ बोल रहे हो और आप कह रहे हैं कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। इसका मतलब है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना कि भाई उनकी मांग में दम है और उनकी मांग विचारणीय है, विचार करने लायक है। आपने कहा ना ये सब बातें, तो ये जनता भी तो देख रही है। सिर्फ अब वोट की अपील थोड़ी है, उसमें 17 मांगे भी थी। उन मांगों पे आप लोगों ने कहा कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। रंजीत जी, हाँ भाई रंजीत जी, कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है और चुनाव में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। उनको संज्ञान लेना चाहिए, बटेंगे कटेंगे पर, इस फतवे पर भी संज्ञान लेना चाहिए। अब चुनाव आयुक्त आ गए, अब चुनाव आयुक्त पे बात आ गई। अब अपनी बात को जब आप पे सवाल आए तो अब कह दिया जी कि चुनाव आयुक्त। मैं पढ़ के सुना चाहता हूँ, देखिए यहाँ तक कहा गया 10 साल में, और यहाँ तक कहा गया। थोड़ी देर के लिए जगदीश जी थोड़ा सा सुन लीजिए जरा, ये अपील जिसको आप कह रहे हैं क्या है। सबको बोलने दीजिए, सुन लीजिए। नोमानी जी ने यहां तक कह दिया कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा वो अपना नाम घनश्याम रख ले, वो अपना हमारा नाम भी उसका हम तेरे बदल देंगे। और जब इतनी सारी 17-18 मांगे रखी, जिसमें कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन होगी, जिसमें कहा यह भी होगा, जिसमें कहा यह भी होगा, तो तब तो कांग्रेस कह रही थी कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम बिल्कुल इन मांगों के ऊपर विचार करेंगे। तब तो नोमानी जी आपको बुरे नहीं लग रहे थे जो कह रहे थे कि मुसलमानों को केवल एक ही पार्टी को वोट करनी चाहिए और बीजेपी के विरोध में वोट करनी चाहिए। जगदीश तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री यही तो कहते हैं, लेकिन एक बात अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, अगर इन लोगों के नाम पर बट जाओगे तो कट जाओगे, तुम मत बटो। नहीं, जरा ये एक निष्पक्ष आवाज लेते हैं। प्रेम कुमार, ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुसलमानों को
एकजुट करके उसका ध्रुवीकरण करके वोट लेने की कोशिश की गई एमवीए के द्वारा, क्या लगता है कि अगर इस तरीके की कोशिश नहीं होती तो शायद इतना बड़ा जो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, शायद इन नारों की उतनी अपील नहीं होती अगर इस तरीके से अगर एमवीए ने नहीं किया होता? देखिए, जो नोमानी जी वाली बात है उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया रिवर्स पोलराइजेशन के लिए, तो उसका इस्तेमाल किया। बस एक मिनट मैं आपको बस रोकूंगा। देवेंद्र फडणवीस को जरा कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार उनके पास चलना। महायुति ने लीड किया है, आज लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने और सारे लीडर्स ने साथ देके ये दिन उसकी वजह से आया है, तो बहुत खुशी है। आप देवेंद्र जी को सीएम देखना चाहूँगा। मैं इतना जानती हूँ कि सभी ने मिलके दे पुट अप देयर बेस्ट। अभी आगे का डिसीजन हमारे लीडर्स पे है, टॉप लीडर्स पे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पे, और उस हिसाब से डिसीजन। संजय राउत बोल रहे हैं कि ये गैर कानूनी जीत है। संजय राउत के लिए बोल रहे हैं कुछ? नहीं, मैं इतना ही बोलूंगी, अच्छा दिन है तो क्यों बुरी बातें बीच में लाए, तो अच्छा दिन रहने दो। मॅडम, मराठी पद्धतीने यश मिळालेलं आहे। ज्यावेळेस आकडे वाढत होते त्यांच्यावर होतात त्यावेळेस त्यांचे रिएक्शन काय होतात फडणवीस साहेबांचे आणि त्यांचे काय इंटरॅक्शन? आज तर आपले सगळे जवळचे लोक होते आणि एक सर्टन लेवलची विक्ट्री एक्सपेक्टेड होती, पण ज्या प्रकारे ही लँडस्लाइड झाली ती खूपच। तो प्रेम कुमार, एक वो सवाल वही है कि अगर एमवीए ने ये मौलाना और फतवा और वक्फ वाला जो पूरा चक्रव्यूह था, अगर ये नहीं फंसे होते इसमें, तो शायद एक है तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी शायद इतना अपील नहीं करता। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको कंपैरेटिवली बोलना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने जो कि नोमानी जी ने मांग पत्र दिया और बीजेपी ने इसको रिवर्स पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, तो अब पॉलिटिकली ये रिवर्स पोलराइजेशन ना हो, इसके लिए जो महाविकास आघाड़ी में एक राजनीतिक समझ वो भी गठबंधन के तौर पर होनी चाहिए थी कि इस पर क्या बोला जाना है, वो उसका अभाव हम देखते हैं। लेकिन यही चीजें, लगभग ऐसी चीजें झारखंड में भी हुई हैं। ऐसा नहीं कि वहां मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया है या मुसलमानों का पोलराइजेशन नहीं हुआ है, वहां भी हुआ है। अब है कि कोई घटना घट जाती है, जैसे जीत हो गई, तो आप जीत को कई तरीके से एनालाइज कर लीजिए महाराष्ट्र को कि इस नोमानी के कारण जीत मिली, कि बांटो कटो के कारण जीत मिली। अच्छा, ये बताइए प्रेम जी, हमारे समाज के लिए कैसा है इस तरह की अपीलें, कैसी हैं हमारे समाज के लिए? नहीं, मांग रखने का किसी को अधिकार है, मांग रखने से कोई रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन मांगों में क्या स्वीकार करना है और क्या ये बता के कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, ये हम बोलना चाहते हैं। नहीं तो एक तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये माना जाए कि एमवीए या कांग्रेस ये समझने में नाकाम रही कि इस देश में का ये मैं पूछना चाहता हूं और क्या सोचता है। मेरा एक सवाल है, अगर मुझे भी एक सवाल लेने देता हूं। चुनाव दर चुनाव अगर वो एक ही चीज, एक ही तरह की गलतियां दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी विचारधारा है और उससे अलग नहीं हट सकते, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या माना जाएगा इसमें ये बात साफ है कि हम ये मूल्यांकन न करें कि एक नोमानी के मिलने और मांग पत्र देने से ये 229 का फिगर आ गया, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब तुष्टीकरण वाले मांगों को या इस तरह के एजेंडे को आप जब उसको सपोर्ट करते हैं, उसके पक्ष में आप बात करते हैं, तो ये इसको किस रूप में समझा जाए कि जब आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं उसी एजेंडे के साथ जाकर और उसके बावजूद आप उससे पीछे नहीं हट रहे, तो इसका मतलब या तो कि आपको लगता है कि हमारी विचारधारा इससे हटना तो मतलब फिर क्या ही राजनीति कर रहे हैं हम लोग, इस और नहीं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा। रंजीत जी, हम लोग इस बात के आदी हो गए हैं कि तुष्टीकरण केवल अल्पसंख्यकों का ही हो सकता है, उसी का होता है। तुष्टीकरण तो चुनाव में बहुसंख्यक का भी खुलेआम होता है, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता है और न तुष्टीकरण कहा जाता है। बटोगे कटोगे, ये भी तो एक तरह का फतवा ही है।
एक तरह का फतवा है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, गलत है। बिल्कुल अच्छा, है। कैसे? तो ये सोचने का गलत, तरीका है। गलत, बिल्कुल। गलत। क्योंकि ये फतवा बताइए कैसे हम समझना चाहते हैं। नहीं। आप बताइए आज इस नेशनल चैनल पर बताइए कैसा है ये फतवा, कैसे है? आप बताइए आज नवबात इस पे बताइए, सीधे टाइम्स है ऑफ कि नवबात में अगर- कैसे है ये फतवा, सीधे समझाइए। हम देखिए, समझना चाहते हैं और हम भी हम बताइए। हम बताना चाहते हैं, हम जो समझते हैं बताना चाहते हैं। इस देश में एक रहने का नारा हमेशा पॉजिटिव रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब बाई बाई, पॉजिटिव नोट पर हम एक होते रहे। हम भी इसलिए एक positive हो कह रहे जाओ हैं। कि तुम हम भी कट यही कह रहे जाओगे। ये कौन सी एकता है भाई? डर के मारे हम एक हों, भाईचारगी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, इसके लिए एक होंगे कि हम डर के कौन मारे डरा एक रहा हों? है? ये नेगेटिव कौन डरा रहा है? इसका मतलब आप डरा रहा है कोई हमें? और ये नहीं, फतवा कौन डरा है। रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रेम कुमार नहीं, प्रेम कुमार कौन डरा रहा है? करवा रही है भाई, कि जब हम बीजेपी जब करवा रही है। आप जब ये जाति जनगणना की बात बीजेपी। करते हैं, जब राहुल गांधी मंच से खड़े होकर किसी सवाल करने वाले आदमी की जाति पूछ लेते हैं, उसके कंपनी के मालिक की जाति पूछ लेते हैं, पत्रकारों की। तो भाई पत्रकारों की जाति पूछ लेते हैं, तो ये कौन सा जोड़ने वाला वाली राजनीति कर रहे होते हैं? जाति पूछने का मकसद क्या छुआछूत करना होता है? नहीं, जाति पूछने का मतलब मकसद भाई बोल- नहीं, ये आप- Right and rule नहीं, है और ये। क्या होता है? एक मिनट, इसका और मतलब ये क्या होता होता है, है? इसका मतलब ये होता है और क्या कि होता है? आप- यही अगर होता है। आप किसी जाति विशेष से हैं तभी आप सवाल पूछने के लिए Exactly. हकदार हैं, वरना आप सवाल नहीं पूछ सकते। मत पूछिए। आप सवाल जब पूछ रहे हैं तो हमें एक लाइन, दो लाइन ठीक है। बोलने को दीजिए। आप डिबेट को गलत देखिए, दिशा में ले जा रहे वो हैं। पूछते हैं तो ये उनका मतलब छुआछूत करना नहीं होता है। ये भाई साहब, मुझे लगता है डिबेट एक तरफ होके रह गया है। मेरी बिनती सुनिए, बाकी लोगों को डिबेट में टाइम दीजिए। हम नेशनल पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं यहाँ पर, बाकी भी लोगों को जवाब देने दीजिए, खाली यही नहीं आए टीवी जातीय पे। जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि पता चले कि कौन किस अवस्था में है। ये देश 75 साल बाद भी अगर 90 प्रेम जी, अफसरों में डिंपल क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं, तो फिर आते हैं। सवाल खड़े होते हैं। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती है? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा। जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम, करेल में वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था। कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं। तो समाजवादी पार्टी का वही जवाब कि भाई प्रशासन और तमाम बातें हैं, इस पर जवाब लेंगे, भुवन जोशी के पास चलेंगे। लेकिन जो बहस चल रही थी, बीच में रोकना पड़ा, उस बहस की तरफ वापस लौटते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रेम जी कि भाई अगर जब आप किसी जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो आप भी उसी तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप भी वही पहचान वाली सियासत कर रहे हैं जो कि आप जो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं कि वो हिंदू पहचान की सियासत करते हैं। प्रेम जी जवाब दें। भाई आप जातीय पहचान की सियासत करते हैं, कोई किसी को उससे बड़ा वो मिल रहा है तो उसने हिंदू पहचान की सियासत कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? मनजिंदर जी इशारा कर रहे हैं, मनजिंदर जी के पास जाएंगे, लेकिन आप तब तक प्रेम जी अपना बात। हाँ। आरक्षण जो है, आरक्षण का समर्थन करना जाति व्यवस्था का समर्थन करना हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना कि होता है, ये भी एक सोच है। इसके अलावा जातीय जनगणना करना, जातिवाद को बढ़ाना कैसे हो गया? जातीय जनगणना तो सच्चाई को सामने लाना है। भाई जिस समाज में जाति है उस हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, ओबीसी है, ट्राइब्स हैं, तो उसकी पहचान करना, उसकी भागीदारी को समझना, ये जातिवाद नहीं हो सकता। इसको अगर अचानक 2014 के बाद ये अनुभव हुआ, समाज बदलेगा ही नहीं। हाँ, तो अगर उसी ढंग से अगर हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की विरासत और हिंदुओं की पहचान की बात करना इस देश में क्यों गुनाह होना चाहिए? क्यों गुनाह होना चाहिए? नहीं तो एक पार्टी इसलिए थोड़ी होती कि केवल एक धर्म के बारे में बात करे। अरे सबके बारे में बात कीजिए। अरे तो कोई पार्टी ऐसी होनी चाहिए क्या कि जो जाति विशेष की बात करे, सबकी बात न करे? आप पीडीए की बात करेंगे, आप पीडीए की बात करेंगे, आप उसमें आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे। और देखिए
मजेदार बात देखिए कि जब आप पीडीए लिखते हैं तो ए को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अल्पसंख्यक और ब्रैकेट में लिखते हैं मुसलमान। ठीक है ना, आपके लिए अगर अल्पसंख्यक हैं तो आप जैन, बौद्ध और तमाम लोगों की बात क्यों नहीं करते, सिखों की बात क्यों नहीं करते? इसकी आलोचना भाई आप नहीं, आप भी क्योंकि वही सियासत कर रहे हैं। आपने छोटा फल पकड़ा हुआ है, आपके हाथ जो लगा है, भाई किसी को लग रहा है कि उससे बड़ी चीज हमारे पास है, वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। अब आपको तकलीफ हो रही है, अब आपको तकलीफ हो रही है। बड़े ढंग पर, बड़े स्तर पर 70 साल से आप यही बांटो काटो वाली राजनीति कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं बटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। ये जब वो बात सिर्फ बड़े स्तर पर तुष्टीकरण हो रहा, आप मान रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसी बात का जब पर्दाफाश कर देते हैं ये कह के कि बटोगे तो कटोगे, तो आपको तकलीफ हो जाती। नहीं, बटोगे तो कटोगे निगेटिव ना रहा है, डरा करके आप क्या ये करेंगे? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से ही एक दूसरे को खतरा है, बताएंगे क्या आप? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। आबादी को दूसरी आबादी से खतरा है। एक मिनट, हाँ, मनजिंदर सिंह जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मनजिंदर जी। देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हमें आगर भी पहले भी बांटकर तोड़ा गया। इस देश के अंदर जब गोरों ने राज किया आके, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आपस में लड़ाया और राज सत्ता कायम की। तो हम देश हमारा नहीं आपस में लड़े। प्रधानमंत्री का तो मैं समझता हूं दायित्व बनता है देश को ये संदेश देना कि आपको एकजुट रहना है। ये प्रधानमंत्री का मैं समझता हूं सुबह भी बोलना चाहिए, दोपहर को बोलना चाहिए, शाम को और रात को भी, कि भाई देश के लोग बटेंगे नहीं किसी सूरत के अंदर। बांटो और राज करो की राजनीति तो गोरों ने करके देश में राज किया था। उन्होंने तो नारा ही लिखा था कि डिवाइड एंड रूल। और यहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस जब ये काम करना चाहती है और फतवे पड़े जाते हैं, इनको फतवे अच्छे लगते हैं, तब तो फतवे वालों के घर पे भी जाते हैं और वहां खड़े होकर उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। तब कहते हैं फतवा होना क्या गलत है जी, इनको डर लग रहा है जी, ये तो डरते हैं जी, इसलिए हमें कह रहे हैं जी, इनका डर हो रहा है जी। और राहुल गांधी स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर बोलते हैं, तब तो बोलते हैं देखिए जिनको सबसे ज्यादा खतरा है। अब देखिए 15 अगस्त का दिन था और अरविंद केजरीवाल जी मंच पर खड़े होकर क्या कह रहे थे, स्कूल के बच्चे सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं इस देश के अंदर देखिए मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान को खतरा हो रहा है, हमें मुसलमान को सुरक्षित करना है। क्या ये बांटने का काम नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री गौरव से कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हमें एकजुट रहना है इस देश के भारतवासियों को। उन्होंने किसी एक धर्म को एकजुट रहने को नहीं कहा, उन्होंने कतई नहीं कहा कि तुम एक धर्म के लोग एकजुट हो जाओ, एक जाति के लोग एकजुट हो जाओ, एक कुनबे के लोग एकजुट हो जाओ, या किसी कित्ते के लोग एकजुट हो जाए। वो कहते हैं भारत के लोग एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो सेफ रहोगे। इसलिए जिन लोगों को ये पसंद है ना नारा, जब हमको आगे तो कहता है वो नारा अच्छा लगता है आपको। आपका पीडीए, पीडीए ये तो स्पष्ट है ना कि आपने एक समाज के भीतर से कुछ लोगों को पिक किया, अपना एक समीकरण बनाया और आपको लगता है कि ये जिताऊ समीकरण है, इसलिए आप उसको नारा बना देते हैं, आपने पीडीए बना दिया उसका। भाई आप भी तो सर्व समाज की बात नहीं कर रहे हैं ना, आपको भी पिछड़ा चाहिए, दलित चाहिए और अल्पसंख्यक चाहिए। दलित आपके साथ नहीं है ये अलग बात है, और अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ मुसलमान चाहिए। तो आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं ना। आप तो अगर उसके खिलाफ अगर कोई कहता है कि एक है तो सेफ है, तो क्या दिक्कत है भाई? वो तो ज्यादा बड़ी बात कर रहा है, ज्यादा पॉजिटिव बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है। रंजीत जी, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के साथ साथ एक नए गीत का वर्जन भी नया आया है। और वो गीत आपने सुना होगा, तमंचे पर डिस्को, और अब नया गीत जो बनकर आया है वो है तमंचे पर वोटिंग। ये उत्तर प्रदेश ने देखने का काम करा किस प्रकार प्रशासन जो जिसका काम होता है कि वोटिंग में करने में सहयोग करे, मतलब अब हमें सरकार वोटें मिल गई, तमंचा हो गया। कल तक तुम कह रहे हम सीटें जीतेंगे, नहीं करा, मैं इस तरह की बहस नहीं करता हूं, मेरे बारे में जानकारी का नहीं, कल तक तो आप कह रहे हैं जीतेंगे, आज जब तमंचे पे आ गए, बहुत धैर्य से सबको एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, मत बताइए, ये डराने की कोशिश मत कीजिए, आपस में नहीं लड़िए, ये डराने की कोशिश मत कीजिए। एक मिनट, ये यहाँ के डराने की कोशिश मत कीजिए, उनका टर्न है, ठीक है भुवन जी, हाँ आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ भुवन जी बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को भी उत्तर प्रदेश याद करेगा, इस संगीत को भी किसने रचा है ये भी याद करने का काम करूंगा। और जैसा हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने अभी बोलने का काम करा आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रशासन की लूट को कामयाब करने में हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है
तभी ये चुनाव संभव हो पाया। और हमने ये आज नहीं कह रहे, ये रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, हमने पहले भी चुनाव आयोग को लिखित रूप से देने का काम करा और साक्ष्य जमा करने का काम करा। ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। और आपने बात करी और रंजीत जी जो विषय आपने कहा, मैं भागने वाला नहीं हूँ, हम लोग 30 साल से इसी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाई कर रहे हैं। आपने कहा ये जाति जनगणना की बात आप करते हैं, पीडीए की बात आप करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सामाजिक न्याय की बात इस देश में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। इस चैनल में एक देश के वरिष्ठ पत्रकार आप व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूँ। इस देश में पेड़ों को गिना जाता है, इस देश में जानवरों को गिना जाता है, क्या इस देश में जाति नहीं गिनी जा सकती? क्या इस देश का जाति सच नहीं है? क्या हमने अपने स्कूलों में अपने सर्टिफिकेट जाति के जमा करे नहीं करे? बताइए, इस नेशनल चैनल में आप मुझे बताने का काम करें। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इसके पूर्व योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और आज ये परिणाम जो आया है बताने को काफी है। ये पीडीए की ताकत से घबराए हुए लोग हैं, ये पीडीए को झुकाना चाहते हैं, ये पीडीए को एकत्र नहीं होना देना चाहते, लेकिन पीडीए समझता है, पीडीए लड़ा है और निश्चित तौर पर परिणाम भी बताने को काफी है कि आज पीडीए की ताकत फिर बढ़ने का काम हुआ है। आप इसको आंकड़ों में नहीं देख सकते। पीडीए के लोगों में रोष है, पीडीए के लोग जो वोट नहीं दे पाए उनके योगी सरकार के प्रति रोष है, प्रशासन को देखने का काम कर रहे हैं। बहुत ओजस्वी तरीके से अपनी बात रखते हैं और काम बोलता है आपका। नहीं, सारे नेताओं के साथ है। बोलते भी ये तो कहते हैं कि काम कर रहे हैं, नहीं, बोलने का काम किया है, बोलने का काम, उन्होंने उठाने का काम किया है। तो काम इनके उसमें। लेकिन अब इससे उसको थोड़ा, लेकिन आप जितने जोश से आप बोल रहे हैं ना भुवन जी, अगर इतने जोश से आपके कार्यकर्ता बाहर निकलते और उन्होंने वोट किया होता, और जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इस समय नतीजे कुछ और होते। वो 7-2 नहीं दिख रहा होता, वो कुछ और दिख रहा होता। देखिए ममता काले, हाँ ममता काले भाई ये कह रहे हैं कि मैं तमंचे पर वोटिंग भाई। हाँ, आप इतना बड़ा चुनाव हुआ इस देश में, है ना? अगर एक जगह कहीं पर सामने से पत्थर फेंका जा रहा है और उसमें अगर कोई पुलिस वाला अगर फायरिंग नहीं कर रहा है, वो हाथ में पिस्टल लेके खड़ा है, हर आदमी को आत्मरक्षा का अधिकार है भाई। बिल्कुल सही बात। वो एक सेंसिटिव, एक बहुत संवेदनशील जगह पे खड़ा है, तो अगर वो अपने हाथ में हथियार अगर उसमें रखा हुआ है, कहीं फायरिंग नहीं की उसने, किसी पर गोली नहीं चलाई, तो उसमें उस पे ये कह रहे हैं कि ये तमंचे पर वोटिंग हो गई। पता क्या है रंजीत जी, परेशानी ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उस समय इन्होंने जो पुलिस है खाकी वर्दी वाली, उनको अपनी बपौती समझ लिया था। वो भैंसिया वैसियां खोजने के लिए निकल लेते थे। आज पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने का काम कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। आप पथराव करेंगे, आप मतलब यहाँ इनके जो लोग हैं, जो भी वो लोग हैं, वो अगर कानून को हाथ में लेंगे तो पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। अगर पुलिस वहां पर खड़े होकर के एक्शन भी ना ले तो मतलब ये कल को यही लोग आकर के आपके चैनल पर बोलेंगे, देखो देखो जी पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस वहां पर बैठी रह गई। मतलब पुलिस अगर अपना काम नहीं करेगी तो क्या भैंस खोजेगी क्या किसी की? या जाकर के भुवन आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग की गाइडलाइन को आपने पढ़ने का काम करा? कैसे आपने देखा कितने लोगों को निरस्त करने का काम करा चुनाव आयोग ने? क्या वो ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे? किस तरह का चुनाव ये कराना चाहती है सरकार? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे को सुनिए, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना मैम, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सुनिए बात, हमारी भी सुनिए, हम विपक्षी लोग हैं लेकिन बात को सुनिए, यही प्रजातंत्र है। मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं इस देश की नागरिक। भुवन भाई, अब आप मेरी भी बात सुनो। लेट मी कंप्लीट मैडम, मुझे आपकी बात का जवाब, मुझे अपनी बात का जवाब तो देने दीजिए। आपने अपना विषय कह लिया, मुझे तो बात रखने दीजिए। मेरी भी सुन लीजिए, मुझे भी यदि आपकी बात सही होती और आपकी बात में दम होता और आप सच्चे होते और आपने यूपी के लिए काम किया होता, तो आज 2 और 7 नहीं होता, 7-2 होता, उल्टा होता। तो देखिए, जो आप लोग कह रहे हैं ना कि जब हम बटे थे तब हम कटे थे, ये बड़ा ही बुरा नारा है। बुरा नारा नहीं है मेरे भाई, ये एक रखने वाला नारा है, एकता में ही ताकत है, ये कहने वाला नारा है। और सुनिए, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आपको अगर करवाना है तो एनआरसी करवाइए ना आप। आप बोल रहे पेड़ पौधे इसकी उसकी गिनती होती है, इस देश के नागरिकों की गिनती क्यों नहीं होती? नागरिकों की गिनती आप जातियों के नाम पर करवाएंगे, डिवाइड एंड रूल के नाम पर करवाएंगे, इस देश को विभाजित करवा के करवाएंगे। यही तो आप लोगों ने किया है, पूरे इंडिया लाइन से किया। देश को बाहर और नोच करके आप लोग खा गए। अब नहीं चलेगा, जनता को समझ में आ रहा है। काले जी, उत्तर प्रदेश की जनता की जरा तस्वीर को समझ लीजिए।
37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं, 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। यह आंकड़े बताने को काफी है। ये पीडीए की ताकत थी। पीडीए को बेरहमी से जिस प्रकार आपने कुचला है, पीडीए और ताकत से साथ उभरेगा। 2027 में योगी सरकार जा रही है, अखिलेश सरकार आएगी। ये मैं आपको निश्चित तौर पे ये बताने को काफी है। आप पीडीए की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को कमजोर करना चाहते हैं। ये आपको देश जानता है, आपकी भावनाएं कैसी है। आप 403 में से एक भी विधायक नहीं देते हैं, कैसे आप अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश समझा हुआ है। किस प्रकार आप महिलाओं को टिकट दिया, देश जानना चाहता है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की हम लोगों ने 5 टिकट देने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने से महिलाओं की भागीदारी तब होगी जब महिलाएं आज बीजेपी के साथ खड़ी है। आज भारत बताइए आधी आबादी बीजेपी के साथ खड़ी है। आपको तो पता ही नहीं है। आप तो ऐसे जोश में बोल रहे हैं जैसे आपकी सरकार चल रही है यूपी में। आप तो ऐसे जोश में बोल रहे हैं जैसे 37 सीट जीत करके आपने देश के अंदर केंद्र में सरकार बना लिया। आप बोल क्या रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। और जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जिन मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, वो इस देश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी में वो मेजॉरिटी है। तो इसलिए अगर आप ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति करेंगे, वो इस देश के अंदर चलेगी नहीं, यूपी के अंदर चलेगी नहीं। यूपी के अंदर विकास चलेगा, योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास का मॉडल चलेगा। अखिलेश यादव देश देखने का काम कर रहा है और फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन फौरन हाजिर हो रहे हैं।